हर कोई हमको देखता था कि आज भी हाई, हाँ भाई हाई, उस टाइप के बच्चे थे एकदम। सर्दियों में नवंबर दिसंबर में हमारे उधर काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ती है, उस ठंड में नींद काफ़ी आ रही है, उसको भगाने के लिए भी मैं यहाँ पे विक्स लगा रहा हूँ इस तरीके से। और सर मैंने 3 एग्जाम्स दिए हैं, SSC, ESC और गेट। मुझे इन तीनों एग्जाम्स में कभी ऐसा नहीं लगा कि आपका IQ चेक हो रहा है। ऑल राइट, आज हमारे साथ अंकित है जिन्होंने गेट एग्ज़ाम लिखा है, ESC एग्ज़ाम लिखा है और SSC एग्ज़ाम लिखा है। वो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करेंगे। उन्होंने गेट एग्ज़ाम में भी बहुत ही अच्छा रैंक निकाला है इस साल। तो मैं अंकित को ही अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए बोलता हूँ। तो अपना एक शॉर्ट में इंट्रोडक्शन दो कि तुमने कितने बार गेट एग्ज़ाम का पेपर लिखा है, क्या क्या रैंक रहा है, ESC में आपका क्या क्या अटेम्प्ट्स रहे हैं, अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन। सर सबसे पहले मैंने गेट 2019 लिखा था, उसमें मेरी रैंक आई थी 2445। और उसके बाद मैंने लिखा था गेट 2020 और उसमें मेरी रैंक आई थी 1045। उसी के साथ साथ मैंने उसी ईयर में इंजीनियरिंग सर्विसेज भी लिखा था और इंटरव्यू लेवल तक मैं गया था, बट फाइनल लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया था। उसके बाद मैंने SSC JEE 2019 का एग्ज़ाम लिखा था और उसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 50 आई थी इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रीम में। फिर मैंने गेट 2021 लिखा, उसमें मेरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 342 रैंक आई थी। और इंजीनियरिंग सर्विसेज 2021 भी मैंने लिखा था, उसमें मैं वापस इंटरव्यू स्टेज तक गया मैं, और बट मेरा फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया था अभी। और मैंने फिर वापस दोबारा गेट 2022 लिखा और उसमें इंस्ट्रूमेंटेशन में तो मेरी 83 रैंक आई ऑल इंडिया और इलेक्ट्रिकल में मेरी 221 रैंक आई है। तो तुम काफ़ी लंबे खिलाड़ी हो इस गेट एग्ज़ाम में। तो मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हें फर्स्ट टाइम गेट एग्ज़ाम के बारे में कब पता चला था? सर फर्स्ट टाइम मेरे को पता चला था 3rd सेमेस्टर में, जब मैं 2nd ईयर में था। उस टाइम बस ये था कि हाँ थोड़ा बहुत आइडिया लगा कि हाँ यार अब कुछ कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारे भोपाल में थोड़ी रीजनल कोचिंग्स भी हैं वहाँ पे, तो थोड़ा बहुत क्योंकि सीनियर्स भी वहाँ पे कोचिंग जाते रहते थे, तो उनसे थोड़ा बहुत आइडिया लगने लगे थे कि गेट एग्जाम है, PSUs मिलती हैं, थोड़ा बहुत एक रफ आइडिया लगने लगा था। इंजीनियरिंग सर्विसेज भी है, UPSC कनेक्ट कराता है, बस इतना ही एक रफ आइडिया लगा था। उस जो भी आइडिया जो आया था उसको मैं फर्दर आगे नहीं ले जा पाया था, बस सिर्फ ये दिमाग में एक थॉट आया था। घर वालों की तरफ से भी आया था, फैमिली की तरफ से भी आया था, कई लोग। तुम्हारा बैकग्राउंड बताओ कि तुम किस टाइप के स्टूडेंट थे? हाँ, बैकग्राउंड ये रहा कि सर मेरा 12th तक का जो बैकग्राउंड है वो काफ़ी अच्छा रहा मेरा। मतलब फर्स्ट रैंक 2nd रैंक ही आई है मेरी हमेशा रिपोर्ट कार्ड में। काफ़ी एक्स्ट्रा करिकुलर वाला लड़का, हाउस कैप्टन था, ड्रम प्लेयर था, हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना, और एज ए काइंड अपन ऑलराउंडर कह सकते हैं। उसके बाद 1 साल ड्रॉप लिया, IIT की JEE की मैंने प्रिपरेशन करी। IIT JEE की प्रिपरेशन के टाइम 1 साल बढ़िया से दिया मैंने, वहीं मैंने जहाँ का मैं सीकर का हूँ मैं, तो वहाँ से मैंने प्रिपरेशन करी। और तो IIT में मुझे ब्रांच मिली, IIT BHU में बी फार्मासिस्ट, और IIT रुड़की में मुझे मिली थी जियो टेक्नोलॉजी। बट और NITs में मुझे अच्छी NITs मिल रही थी, क्योंकि मेरे 222 नंबर थे 360 में से JEE मेंस में। तो अब ये डिलेमा आ गया था कि अब IIT चूज करें कि NIT चूज करें, कि ब्रांच प्रीफर करूं कि मैं कॉलेज प्रीफर करूं। तो किसी रिलेटिव ने मुझे ये बताया कि जो कॉलेज का जो टैग जो रहता है वो 4 साल ही रहेगा, और जो ब्रांच जो है वो आपके साथ लाइफ लॉन्ग रहेगी, फिर आप बदल नहीं पाओगे जहां से आपने ग्रेजुएशन किया है। तो बेटर है कि आप ब्रांच के साथ जाइए, कॉलेज के साथ ना जाके, अगर आपको अच्छी ब्रांच मिल रही है तो वहाँ से सर मैं जो भी बच्चे, जो अगर व्यूवर्स जो देख रहे हैं, कि उनको मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप कभी इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस ना करें कि मैं Tier 3 Tier 4 कॉलेज से हूँ, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं वो नहीं कर पाऊंगा। मेरे साथ कई स्टूडेंट्स मैंने कई देखे हैं, कई मेरे दोस्त भी हैं जो कि यहाँ की प्राइवेट कॉलेज में, गुड़गांव या दिल्ली वैली की कोई प्राइवेट कॉलेज है, उन्होंने भी इस बार इंजीनियरिंग सर्विसेज में ऑल इंडिया रैंक 20 आई है एक दोस्त की। तो ऐसा नहीं है कि मतलब IIT वाले ही कर रहे हैं, कई मेरे IIT के दोस्त हैं जो कि लिटरली अभी भी तैयारी कर ही रहे हैं, गेट की, ES की, मेरे बैचमेट कर रहे हैं। और कई जो प्राइवेट कॉलेज वाले हैं वो नो डाउट ES भी हैं, कई IAS भी निकालते ही हैं। तो वो जो एक मिथ है वो बेफालतू में मिथ बनाया हुआ है, ऐसा नहीं है। तो वहां से फिर जर्नी स्टार्ट होती है। तो मुझे NIT मिली, मेरे को NIT भोपाल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच मिली मेरे को। तो पूरे माइंडसेट से मैं गया था कि जो मैं पास जो रहा है 12th तक, जैसा मैं स्टूडियस जो बच्चा रहा हूं मैं, उसी को ही मैं कंटिन्यू करूंगा कॉलेज में। और मॉम डैड की भी एक्सपेक्टेशन ये थी कि भाई बच्चे को हमेशा से वही देखा है। अब जब आप 12वीं तक ऐसे पढ़ते हो तो हमेशा लगता नहीं भाई बच्चा तो हमारा कलेक्टर ही बनेगा, अब तो बड़ा ऑफिसर ही बनेगा। तो वो भी था मेरे ऊपर, मतलब मेरी पर पूरी आशाएं थी कि लड़का कुछ करेगा, पूरी फैमिली को थी कि अब इनका लड़का कुछ बड़ा ही बनेगा।
तब बीटेक करने चला गया, फर्स्ट ईयर पूरा का पूरा चला गया मेरा ऑनलाइन गेम्स वेम्स खेलने में इधर उधर, तो पूरा डेविएट हो गया, मतलब पढ़ाई वढ़ाई। और फर्स्ट ईयर में नहीं होता कि आप पहली बार जाते हैं कॉलेज लाइफ, थोड़ा सा एंजॉय करते हैं, तो मेरे हाँ हॉस्टल में रहना, इंटरनेट काफी वो अनलिमिटेड मिल गया है, तो गेम्स वेम्स ही चल रहे हैं इधर उधर। तो फर्स्ट ईयर चला गया, फर्स्ट सेमेस्टर में पॉइंटर आते हैं 6.8 और मैं 222 नंबर लेके गया था 360 में से, तो उस टाइम मेरी क्लास में रैंक थी उन मार्क्स के हिसाब से 3rd रैंक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाली में। रैंक कितनी थी फर्स्ट सेमेस्टर के बाद? हाँ, फर्स्ट सेमेस्टर के बाद मेरी रैंक थी 80 रैंक, 108 बच्चे थे उसमें 80 रैंक पे मैं लाई कर रहा हूँ। साथ में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में 4.0 पॉइंटर, मतलब एग्जैक्ट 4 पॉइंटर थे, 4 से नीचे फेल था मैं। 4 पॉइंटर थे मतलब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में। इस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग वाली स्टोरी को मैं आगे बताऊंगा कैसे रिलेट कर रहा हूं मैं। तो बहुत डांट पड़ी कि कहां से तू कहां आ गया है। मुझे इतना ज्यादा नहीं फर्क पड़ रहा था, मैंने बोला ठीक है बढ़िया जैसा भी है, पास वास तो हो ही गए। और मैं उस जगह से आ गया था कि टॉपर से मैं ये उम्मीद करने लग गया था अब कि सिर्फ पास हो जाएंगे पे बहुत है, क्या ही दिक्कत है, होना है कोई दिक्कत नहीं है। अब पूरी सेकंड सेमेस्टर में इस उम्मीद से भेजा कि अब बढ़िया करेगा, बट मेरी डायरेक्शन पूरी बदल चुकी है। अब मैंने सोचा कि भाई अब आगे वाले को बोलते हैं कि भाई तू थोड़ा दिखा दे, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर तो खुद के हिसाब से लिखा है तो पॉइंटर 6.8 आए हैं। सेकंड सेमेस्टर मेहनत करनी नहीं है, अब बगैर मेहनत के अगर मुझे पॉइंटर चाहिए तो किसी आगे वाले को बोलना ही पड़ेगा कि भाई तू मुझे दिखा दे। तो ऐसे कर करके मैंने कैसे तैसे कर करा के 7.8 पॉइंटर बना लिए सेकंड सेमेस्टर में। मेरे लिए काफी अच्छे हैं कि 6.8 से मैं 7.8 आ गया हूँ, लेकिन टॉपर्स के 9.2 9.3 हैं। घर वाले वही पूछ रहे हैं कि टॉपर कितने 9.3 हैं, तुम्हारे क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि तुम भी तो अच्छे बच्चे थे ही। तो घर पे जब फर्स्ट ईयर खत्म हो गया तो घर पे बुलाया, काफी समझाया, कई लोगों से मिलवाया भी जो कि मतलब आईईएस है, मेरे जीजाजी आईईएस हैं, तो उनसे मिलवाया कि भाई तू इनसे सीख कुछ। बट मेरे दिमाग में कुछ नहीं पल्ले पड़ रहा है। मैंने बोला कि मैं एंजॉय कर रहा हूँ, कोई लोड नहीं है। उन्हें भी ये था कि हो जाएगा, लाइन पे आ जाएगा, फर्स्ट ईयर ही तो निकला है। सेकंड ईयर में हमारी कॉलेज में स्टार्ट हो जाते हैं स्टूडेंट काउंसिल स्टार्ट होते ही सेकंड ईयर में पोस्ट आती है ज्वाइंट सेक्रेटरी की। अब ज्वाइंट सेक्रेटरी की पोस्ट आती है, अब पढ़ाई से तो मोह हट ही गया है। अब ये था कि अब कुछ और कर लेते हैं, तो कुछ और कर लेते हैं, स्टूडेंट काउंसिल ही कर लेते हैं, इलेक्शंस में चले जाते हैं, पॉलिटिक्स कर लेते हैं। ज्वाइंट सेक्रेटरी नॉमिनेट हो गया मैं, उसके बाद पूरी डायरेक्शन बदल गई। तो सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर सब इसी पॉलिटिक्स में ही चला गया पूरा का पूरा। पढ़ाई से कोई वास्ता नहीं है, मतलब पढ़ाई इधर है, हम टोटली इसके अपोजिट जा रहे हैं। हम वो बच्चे हैं 4-5 जो सिर्फ बैठे रहते हैं, दिन भर गेड़ी मार रहे हैं इधर उधर, बाइक ले गए 6 बार चाय पी ली, पता ही नहीं कितने कप चाय पी ली है। बोलते हैं इन लोगों के साथ रहो मत। इन लोगों के साथ मत रहो, उस टाइप के बच्चे। हर कोई ये कह रहा है कि ये भाई तुम्हारा तो हो ही गया। हर कोई हमको देखता था कि आज भी हाई, हाँ भाई हाई, उस टाइप के बच्चे थे एकदम। मैं ही नहीं था, 4-5 हम और जो भी थे। और 4-5 जो भी लोग हैं वो 4-5 लोग सब सेटल्ड हैं गवर्नमेंट जॉब्स में। एक एसडीओ है, सब डिविजनल ऑफिसर है, एक बीआरओ में, एसएससी में। तो इस चीज से मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपका पास्ट कितना भी कैसा भी रहा हो, आप कभी उस पे मत जाइए। ये बात है कि हाँ बदला जा सकता है। आपको जब ये लगे कि नहीं भाई अब बहुत हो गया, अब मुझे करना ही चाहिए, तो मतलब वो नहीं कहते कि जब जागो तभी सवेरा। तो जब आपको लगे कि हाँ यार अब मुझे रियलाइजेशन हो गया है और अब मुझे अपनी लाइफ को थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए, तो वहां से सीरियस लेना कोई मतलब एज ए बहुत बड़ा टास्क नहीं है। तो सेकंड ईयर, थर्ड ईयर लगा था सवेरा है। हाँ, तो वो सवेरा भी मैं बताता हूँ। सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर चला गया मेरा पूरा का पूरा इसमें। डिग्री लेते टाइम सिर्फ मुझे एक ही चीज पता है कि सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री है मेरे पास। सब्जेक्ट्स अब मुझे पता है, नेटवर्क कंट्रोल ये सब है। उस टाइम मुझे कुछ आइडिया नहीं, पावर सिस्टम मेरे सब उसमें है कि पावर इलेक्ट्रॉनिक क्या क्या मैंने पेपर लिखे हैं, कितने पॉइंट रहे, कौन से टीचर ने क्या पढ़ा है, कुछ आइडिया नहीं है बस मुझे सिर्फ ये पता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री है, बीटेक की, बस खत्म हो गया। इसी कॉलेज की पूरी ड्यूरेशन में इनडिसिप्लिन रिएक्शन 2 बार लग गए मुझ पे, जो कॉलेज से इनडिसिप्लिन रिएक्शन लगता है, प्रोक्टर, एफआईआर, ये सब भी देख लिया मैंने। मतलब मैंने पढ़ाई के अलावा सब देख लिया अब कॉलेज में, वो ही नहीं देख रहा हूं मैं। कॉलेज में फाइनल ईयर में कंपनी आती है प्लेसमेंट के लिए, तो हमारी, अब मेरे को प्लेसमेंट लेना था सिर्फ अपने आप को बस शो करने के लिए कि अपन है, मतलब अपन प्लेसमेंट लेने लायक तो है, मतलब इतने बुरे भी नहीं है, प्लेसमेंट तो मैं ले लूंगा। अब ये था कि अब कौन सी कंपनी में जाऊं, ना तो मेरे इलेक्ट्रिकल अच्छा है और इधर कोडिंग वोडिंग वाली कंपनी भी आती है। तो कोडिंग वाली तो मेरे 4 पॉइंटर थे सी प्रोग्रामिंग में, तो मुझे तो उधर तो जाना, मतलब उधर तो मैंने पहले हार छोड़ दी थी। अब कोर कंपनी देखो, जैसे टाटा पावर आती है, हमारी रिलायंस आती है, तो अब ये सोच रहा हूं, तो इधर मेरे को इलेक्ट्रिकल में भी कुछ नहीं आता है। तो मैंने एक दोस्त को बोला कि भाई ऐसा ऐसा एक कंपनी आ रही है वर्चुसा पोलेरिस करके, और तो उसमें रिटर्न है मेरा पहले, और उसमें सी प्रोग्रामिंग और ये सब भी चलेगा, तो एक काम कर रिटर्न का कुछ करवा, इंटरव्यू मैं अपने हिसाब से देख लूंगा जैसा भी डील वील करना है। तो मेरा रिटर्न निकल गया है, मैंने नहीं दिया, किसी और ने दे दिया, और रिटर्न में मैंने टॉप कर दिया है। अब इंटरव्यू मेरा पहला ही पहला, क्योंकि टॉपर को सबसे पहले इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। मेरे को हॉस्टल से फोन कर रहे हैं, भाई तेरा रिटर्न निकल गया, तूने टॉप मार दिया। मैंने बोला मैं ये पूछ रहा हूँ कंपनी कौन सी है भाई जिसमें मेरा रिटर्न निकला है। इंटरव्यू दिया मैंने, थोड़ी बहुत डीलिंग वीलिंग हो, मेरा प्लेसमेंट हो गया है। प्लेसमेंट
चेन्नई में था, मैं वहाँ पे चेन्नई में चला गया प्लेसमेंट के बाद। उस टाइम भी मेरे को घर वाले कह रहे हैं कि प्लेसमेंट बेटा रहने दे, तू तैयारी कर ले। सब लोग की तैयारी की, जैसे अपन ग्रेजुएशन के बाद हर कोई बच्चा सोचता है कि मैं एक बार प्रिपरेशन कर लूँ गेट इंजीनियरिंग सर्विसेज की। मेरे घर वाले कह रहे हैं कि कर ले प्रिपरेशन, बट मेरे वो नहीं था कि मैं नहीं करूंगा, अभी मेरा मन ही नहीं है, मैं अभी जॉब ज्वाइन करूंगा। वहां पे अगर मेरा मूड बदलता है तो मैं देख लूंगा। मैं टोटली कट ऑफ हो चुका था, क्योंकि और मेन बात ये था कि मैं अपने आप को एक्सक्यूज दे रहा था, मेरा पढ़ने का मन नहीं था उस टाइम। तो मैंने उनको ये जरूर बोला था कि मैं देख लूंगा वहां जाके, मैं सोचता हूं मैं, बट वो एज ए टाइप की डीलिंग ही थी, उनको बस मन बहलाना था उनका घर वालों का। मेरा ये मन मोटिवेशन था कि मेरे को सिर्फ वहां जाके चिल विल करना है, बाकी देख लेंगे जो होगा। और एक बार मेरे हिसाब से पढ़ने का मन चला गया तो फिर मन हाँ, बनाना बहुत डिफिकल्ट बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। अब ये मैं अपने आप को एक्सक्यूज ही दे रहा था कि मैं वहां जाके बदल जाऊंगा, एक बार मैं जॉब में जाता हूं। जैसे जॉब में काफी रहता है ना कि भाई बहुत प्रेशर रहता है, तो हो सकता है आप सोचो कि अभी नहीं यार ये वाली जॉब नहीं करनी, अब मैं कुछ और स्विच करता हूँ, पीएसयूज में जाता हूँ, गवर्नमेंट सेक्टर ले लेता हूँ। प्राइवेट में तो यार भाई दिन भर ही काम करना होता है। तो मैं ऐसा सोच रहा था, उनको ये कह रहा था कि पापा मैं वहां जाऊंगा, वर्कलोड काफी रहेगा, तो मैं बदल जाऊंगा। बट मुझे खुद से पता था कि मैं नहीं बदलूंगा। तो वहां चेन्नई वाली लाइफ भी मेरी पूरी, वहां पे जब मैं चेन्नई में चला गया, जावा डेवलपर की पोस्ट मिल रही है मुझे वहां पे जाते ही। कंप्यूटर वाले 4 पॉइंटर वाले बंदे को जावा डेवलपर की पोस्ट दे रहे हैं वो। तो मुझे पता था कि इस स्ट्रीम में तो मेरा कुछ नहीं होगा आगे। तो मतलब मुझे ये फील्ड ही छोड़ देनी चाहिए। मुझे जब भी वो एचआर और वो जो हमारे इंडक्शन में आते थे, जो भी टीचर वीचर्स थे, मुझे देख के काफी कहते थे कि बेटा तुम ये वाली स्ट्रीम ही छोड़ दो, तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम क्यों ही आए हो। मतलब पहली बात, मेरी ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, वहां पे बाकी सब बच्चे कंप्यूटर साइंस के थे, और फिर मेरी हालत भी इतनी अच्छी है, तो वो बोल रहे थे कि बेटा तुम छोड़ ही दो। तो कई जो बच्चे जो सीएससी वाले थे, मैंने उनसे बोला कि भाई मैं अगर इसी फील्ड में अगर अच्छे से प्रिपरेशन करूं, मतलब जावा कुछ सीख लूं, तो मेरा कुछ हो सकता है क्या। तो बोले कि भाई देख, उसके लिए तो पहली बात तो डेडिकेशन चाहिए, क्योंकि तेरा बैकग्राउंड जीरो है और कर तो सकता है। अब उस चीज से मैं दौड़ रहा हूं कि भाई मुझे मेहनत नहीं करनी है, ऐसे अगर कोई पैसा दिलवा दे तो भाई वो वाला वो उस टाइप का मेरा एटीट्यूड था। अब हुआ ऐसा कि हाँ, फिर मैंने एक एग्जाम दिया था, उसी बीच में एक एग्जाम था राजस्थान में, जूनियर इंजीनियर लेवल का एग्जाम था, वो मैंने एग्जाम अटेम्प्ट किया। वो भी घर वालों के कहने से उन्होंने टिकट करवा दी कि चेन्नई से कि तू आ जाए एग्जाम देने। मेरा मन ही नहीं था, उनको लग रहा था कि मैं वहां प्रिपरेशन कर रहा हूँ, जबकि पता तो मुझे है ना कि मैं वहां प्रिपरेशन तो कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो उन्हें लगा होगा कि 1-2 महीने प्रिपरेशन करी है, तो तू आ जा जूनियर इंजीनियर लेवल का एग्जाम में दे दे स्टेट का। नहीं हुआ मेरा उसमें, जबकि सीट्स काफी थी। हाँ, सिलेक्शन ही नहीं हुआ, 500 सीट्स थी उसमें, स्टेट में 500 सीट्स थी, उसमें भी मेरा नहीं हुआ है जूनियर इंजीनियर में। तो इनको बुरा लगा होगा, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा है। अब मैं इनको जब ये फोन वोन आता था रात को, तो मैं इनको कहता था पापा अपन तो सर गेट ही करेंगे, अपन ये सब कहाँ करेंगे, जूनियर इंजीनियर अपन नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, जूनियर इंजीनियर में नहीं, अपना हो सकता है गेट में हो जाए। मतलब मैं सिर्फ डीलिंग ही दे रहा हूँ बस इनको, कि ये लोग चैन से सो जाए, ना मुझे बेड ट्रिप दें ना ये लोग बेड ट्रिप लें, मैं अपना चिल करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन्होंने एक दिन क्या किया, नानी से फोन करवाया, जिनको मतलब मैं उनको बहुत ज्यादा मानता हूँ मैं नानी को, उन्होंने काफी स्ट्रगल देखे हैं, मतलब मेरे आइडल ही वो हैं। तो उनसे फोन करवाया, उन्होंने फोन पे मेरे को ये बात बोली कि ना तेरी किसी परीक्षा में भी हुआ नहीं है क्या, अभी कुछ परीक्षा दी। उनको इतना तो नॉलेज नहीं है, वो क्या है गेट क्या कुछ है नहीं पता उनको। उन्होंने बोला था कि तेरी मम्मी बता रही थी कि तूने कोई भी परीक्षा दी उसमें तेरा नंबर नहीं आया। तो मैंने बोला हाँ नहीं आया है। तब बोलते हैं कि तेरा उसी परीक्षा में जब नंबर नहीं आया तो तू इनको सपने तो बड़ी बड़ी परीक्षाओं की दिखा रहा है, और ये लोग तो बोल रहे हैं कि तू कुछ बड़ा अफसर बनेगा, और तेरा तो इसी एग्जाम में नहीं हो रहा है। वो एक दिन था जिस दिन मतलब मेरा थोड़ा सा मूड चेंज हुआ था, जिसे मैं इंस्पिरेशन मानता हूँ। वो ही आज मुझे कह रहा है। इससे पहले कभी उन्होंने आज तक, मतलब मैं इतना बड़ा हो गया था, कभी उन्होंने आज तक पढ़ाई के बारे में मेरे से कोई बातचीत नहीं करी। और जब आप ऐसे बंदा अगर आपको कभी इस टाइप से बोलता है तो आपको सच में हिट हो जाता है। पेरेंट्स तो आपको दिन भर ही बोल रहे हैं तो आप उसको नेग्लेक्ट करने लग जाते हो कि अभी दिन भर ही काम है इनका। नानी ने पहली बार बोला है तो मतलब थोड़ा सा सोच समझ के बोला है। तो उन्होंने बस ये बात बोली कि थोड़ा सा सीरियस हो जा, अभी इतना बड़ा हो गया है, थोड़ा अपनी लाइफ को सीरियस ले, ऐसे नहीं चलेगा काम। उन्हें नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, बस उन्होंने बोला था थोड़ा सीरियस हो जा। उस दिन मुझे थोड़ा सा गंदा लगा था कि यार हाँ, अपनी लाइफ जो है अपन गलत ट्रैक पे लेके जा रहे हैं, अपन को थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा। प्लेसमेंट जिसमें मैंने कंपनी में लिया है इसमें मेरा फ्यूचर नहीं आगे, तो मुझे कुछ और सोचना ही पड़ेगा। अब चाहे मैं कैट करूं, एसएससी करूं, यूपीएससी करूं, ईएससी करूं, कुछ भी करूं, लेकिन मुझे कुछ और देखना पड़ेगा अपना। ऐसे इस पे तो नहीं चल पाऊंगा मैं। तो अब इसके लिए फिर मैंने कई दोस्तों से, मैं आपको बताया था कि अभी मैंने कई दोस्तों से बातचीत करी जो कि कंप्यूटर साइंस वाले थे कि भाई इस स्ट्रीम में कुछ हो सकता है क्या। उन्होंने बोला भाई तू छोड़ दे, इस स्ट्रीम में तेरा तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आपको जब वहां पे सिर्फ F5 Alt+F4 यही आने आते हैं आपको कंप्यूटर में, तो आप प्रोग्रामिंग नहीं कर पाओगे। तो मैंने घर पे फोन किया कि पापा मैं रिजाइन दे रहा हूं मैं। वो बोल रहे थे कि बेटा ये तो बहुत बड़ी बात है, हम तो 3 महीने से पहले से ही रिजाइन देने वाले की कोशिश कर रहे हैं, तुम्हें चलो आज रियलाइजेशन हो गया, वही बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। तो अब वहां पे
पेरेंट्स का जो सपोर्ट जो था मेरे लिए, जैसे कई मेरे बैचमेट थे, वो कई बार बोलते भाई हम रिजाइन नहीं दे सकते, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट हैं, घर वाले अलाउ नहीं कर रहे हैं। बट मेरे साथ ये बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ये बहुत अच्छी चीज़ थी कि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स मेरे साथ कभी नहीं रहे और फैमिली का सपोर्ट मेरे पास हमेशा रहा। तो उन्होंने बोला कि रिजाइन देके जितना जल्दी हो सकता है ना तो कल ही रिजाइन दे दे, कल ही आ जा फ्लाइट बुक करा के। तो मैंने थोड़ा सा दिन लिया कि मैं थोड़ा सा घूम घाम के आ जाता हूँ, क्योंकि उसके बाद मुझे आइसोलेट होना ही पड़ेगा। तो मैं थोड़े दिन गया, इधर उधर घूम घाम के मन बना लिया था। तो हाँ, मैंने मन बना लिया था कि अब मैं जॉब छोड़ रहा हूँ। प्रिपरेशन किसकी करूंगा मैं, ये मुझे आइडिया नहीं था, बस जॉब छोड़ रहा हूँ क्योंकि इस स्ट्रीम में मेरा आगे कुछ नहीं होने वाला, मेरा नहीं होगा कुछ भी आगे। तो मैंने रिजाइन दिया वहां से और मैं आ गया घर पे। अब घर पे आके पेरेंट्स से मैंने बात करी कि मैं क्या करूं, तो उन्होंने बोला कि तेरे को जो करना है तू कर, यूपीएससी एसएससी तेरा जो मन है तू कर ले, कैट कर ले, जिसमें तेरे को मन है वो कर ले तू, बट करना ढंग से, चीट मत कर बस अपने आप को। बस यही बात बोली थी मेरे पेरेंट्स ने, बाकी कुछ नहीं बोला। उन्होंने बोला ये रूम है तेरा, इसमें तेरे को जो करना है तू कर, बस अपने आप को चीट मत करना। लेकिन मेरा नेचर वही है कि मैं वही उसी टाइप से एकदम कि 1 घंटे किताब खोल ली फिर सो रहे हैं। 10 या 12 दिन मैंने इनका नेचर और मेरा नेचर मैंने देखा। ये लोग पूरा डिवोट हो चुके हैं मेरे लिए, मतलब ये लोग पूरा ओरिएंट हो चुके हैं। ये लोग अपना पूरा शेड्यूल जो है, इनकी कॉलेज रहती है, ये लोग सुबह इनको पूरा काम धाम करके जाना होता है, फिर ये कॉलेज जाते हैं, कॉलेज से वापस आते हैं, दिन भर थकान रहती है, उसके बाद भी मुझे आते ही सबसे पहले कॉफी पूछ रहे हैं, खाना बना के दे रहे हैं। मैंने बोला 10:15 पे मुझे लंच चाहिए, तो उसी बजे लंच आ रहा है, उसी टाइम पे डिनर आ रहा है। तो मैंने देखा कि जब ये लोग जिनके पास ऑलरेडी जॉब है, ये खुद सेटल्ड है, जब ये लोग मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो मुझे तो करना ही चाहिए, क्योंकि लाइफ तो अल्टीमेटली मेरी है, मुझे ही बनाना पड़ेगा। उस चीज ने भी मेरे को काफी हिट किया कि यार मुझे लिटरली अब थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा। 10-12 दिन तो मैंने ऐसे काटे कि कर रहा है जैसे तैसा चल रहा है, चलने तो इसे कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे लगने लगा कि थोड़ा सा सीरियस हो जाता हूं मैं। अब सीरियसनेस की मैंने हद भी कितनी पार करी ये भी मैं आपको बता देता हूं। सीरियसनेस की हद इतनी पार कर दी कि सर्दियों में नवंबर दिसंबर में हमारे उधर काफी ज्यादा ठंड पड़ती है, उस ठंड में नींद काफी आ रही है, उसको भगाने के लिए भी मैं यहाँ पे विक्स लगा रहा हूँ इस जगह, जिससे कि आईज में इरिटेशन हो और आपकी नींद उड़ जाए। 12-13 घंटे, मतलब मैं पेरेंट्स ये कहने लग गए थे मेरे को एक टाइम पे कि तू सो जा, 4-5 घंटे सो जाया कर, अच्छा रहेगा, रिकॉलिंग तेरी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि वो भी गेस्टेड ऑफिसर है तो उन्हें भी पता, उन्होंने पढ़ाई करी है कि तेरी रिकॉलिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, तू थोड़ा आराम कर लिया कर। मैं सर रिवीजन उस टाइम करता था, जैसे मैं अगर डिनर कर रहा हूँ, मैं डाइनिंग टेबल पे बैठा हूँ मैं, तो उस टाइम में मैं फॉर्मूले स्क्रॉल करता रहता था कि हाँ फॉर्मूले में इसी टाइम रिवाइज कर लेता हूँ मैं। मतलब उस टाइप का डेडिकेशन और एक मिनट को बचाना, वो सिर्फ मॉम डैड को हाँ, वो सिर्फ इनको देख के कि ये लोग जब इतना कर रहे हैं, जबकि ये लोग ऑलरेडी सेटल्ड हैं, दोनों गेस्टेड ऑफिसर हैं, ये जब इतना कर रहे हैं तो मैं क्यों अपने आप के लिए नहीं कर रहा हूं। मतलब मेरा करियर तो मेरा ही है ना, इनका थोड़ी है, तो मुझे तो कुछ करना ही चाहिए। वो सीरियसनेस इनको देख के आई मुझे। मेरे हिसाब से मोटिवेशन सबसे बेस्ट फैमिली को देख के आया मुझे, क्योंकि वो मोटिवेटेड नहीं होते काम करने के लिए, वो ऐसे ड्यूटी करते हैं। हाँ, ड्यूटी। पहला ट्रिगर किया था मेरी नानी ने, दूसरा ट्रिगर मैंने इनको देख के किया कि ये कॉलेज भी पूरा का पूरा जा रहे हैं, अपनी लाइफ को भी मेंटेन कर रहे हैं, अपनी जो जॉब है उसको भी मेंटेन कर रहे हैं, मेरे को भी एक टाइम टू टाइम पूरा का पूरा दे रहे हैं। मुझे सर ये है कि मैं अपने टेबल से उठ के, ये आज तक मैंने कभी ये नहीं कि मैं कॉफी लेने भी गया हूं, मैं कॉफी मग मेरे पास आ गया है, बिस्किट चाहिए बिस्किट आ गया है, मतलब सब चीज ऑलरेडी पहले से ही है, फ्रूट्स धुल के रख दिए हैं, काट के रख दिए हैं कि ये ले आ गए हैं। अब इससे ज्यादा और क्या चाहोगे आप पेरेंट्स से। उस चीज ने मुझे काफी मोटिवेट किया कि अब मुझे भी शायद कुछ करना चाहिए, मुझे भी अभी 100% मुझे भी अब 100% देना होगा। और उसके बाद मैंने सच में हद ही पार कर दी कि अब कुछ करना ही करना है। तो 2 महीने बाद गेट 19 था सामने, तो मैंने ना, अब मैं डर रहा था कि अब क्या होगा क्या नहीं होगा, ये तो इतना सब कुछ, अब जब आपके पेरेंट्स इतना सब कुछ करते हैं तो आपको रिजल्ट्स की टेंशन होने लग जाती है कि इनको कितना बुरा लगेगा, इतना सब कुछ दिया। तो मैंने पहले क्लियर कर दिया था कि देखो 19 में मेरा कुछ नहीं होगा। तो इन्होंने बोला कि तेरे को एग्जाम देने जाना है या नहीं जाना ये भी तू सोच ले, नहीं देखेगा तो भी हमें बुरा नहीं लगेगा, हमने सब कुछ तेरे ऊपर छोड़ दिया है। तो वो एक मोटिवेशन मेरे लिए और बन गया कि इनको फर्क ही नहीं पड़ेगा तो कोई बात नहीं। वरना जैसे ऐसे रहता ना कि तेरी रैंक क्या आ रही, तेरी रैंक क्या आ रही है, तो थोड़ा सा एक प्रेशर बना रहता है बच्चे के ऊपर कि भाई यार अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। इन्होंने मेरे को खुला फ्री हैंड दे दिया कि कोई बात नहीं है, तेरे को एग्जाम देने जाना है या नहीं जाना वो भी तू सोच ले। मेरे हिसाब से सारी पेरेंट्स ऐसे ही होते हैं। हम क्योंकि तुम्हारा मेहनत दिखाई दे रहा था। हाँ, मैंने 2 महीने जो किया ना, उन्होंने बोला कि तू बस अपनी सिटिंग कैपेसिटी बढ़ा, अपना 19 जो गेट वाला है वो अपना टारगेट है ही नहीं, क्योंकि 2 महीने में नहीं हो पाता है, अपना गेट 2020 टारगेट है। और जब तक मेरा गेट ही टारगेट था, उन्होंने बोला तू अपनी सेटिंग कैपेसिटी बढ़ा, अपना मन लगा, मतलब अपना जो ये नहीं कहते 2-2 3-3 घंटे अपन बैठते हैं, उस कंसंट्रेशन बढ़ा, बस अपना ये कर, बस तू 2 महीने मतलब नेट प्रैक्टिस खेल ले बस तू, बाकी कुछ मत कर तू, बस अपनी सेटिंग कैपेसिटी बढ़ा, क्योंकि तेरा बैकग्राउंड हमें पता है कि तू कहां से उठ के आया है।
तो फेब 2019 को एग्जाम होता है गेट का। अब उस टाइम पेपर भी काफी आसान था, 2 महीने मैंने काफी प्रिपरेशन करी है, फॉर्मूला बेस्ड एग्जाम थोड़ा सा आया था वो गेट 19 का, तो मेरी रैंक आई थी 2445, काफी 2500 रैंक थी, ठीक ठाक रैंक थी मेरे हिसाब से विदाउट एक्सपेक्टेशन जब विदाउट एक्सपेक्टेशन जाते हैं तो सच में रैंक अच्छी आई थी। और मैं पेरेंट्स ने मुझे इतना फ्री कर दिया था ना कि मैं सोच के गया था कि इस पेपर में चाहे अगर कट ऑफ भी क्लियर नहीं होगा ना तो भी मैं उन्होंने मुझे ये कह दिया था कि तू हमें रिजल्ट्स भी मत बताना। तो मैंने लिटरली एक टाइम ये भी सोच रहे थे कि किसी एक लड़के से मार्कशीट मंगा लूंगा, एडिट कर लूंगा और इनको 1000-1500 रैंक दिखा दूंगा, बस मैं वो भी सोच लेते कि वर्स्ट केस क्या ही होगा। तो मैं एकदम फ्री हैंड गया और मेरी रैंक आ गई 2445। तो अब मेरे को एक थोड़ा सा मोटिवेशन मिल गया कि 2-2.5 महीने अपने प्रिपरेशन करी है, जब 2500 रैंक आ सकती है तो अपन 1 साल अगर पूरी प्रिपरेशन करें गेट की तो अपन रैंक ला सकते हैं। अब श्योर तो किसी चीज का नहीं हो सकता है, हो सकता है एग्जाम से पहले, लेकिन मेरे को ये था कि अगर अपन करेंगे तो अपनी अच्छी रैंक आ सकती है। तो मैं प्रिपरेशन में जुट गया आराम से कि अब अपना गेट 2020 जो 2020 वाला है वही टारगेट है। उस टाइम मेरा इंजीनियरिंग सर्विसेज को टारगेट है, मेरे दिमाग में है ही नहीं कि ईएससी करना है, सिर्फ गेट ही है कि अच्छी पीएसयू लेनी, पावर ग्रिड लेना है, पोसो को लेना है, बस ये टारगेट था। ये कब मिलेंगे जब अंडर 100 रैंक आएगी। तो वहां से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी। जुलाई आते आते मेरे को ये रियलाइज हो गया कि जुलाई तक मैंने 4 या 5 सब्जेक्ट मैंने अपने खत्म कर लिए थे गेट से। 11 या 12 सब्जेक्ट होते हैं गेट में। तो मैंने सोचा कि यार अपना 50% कोर्स तो हो चुका है, अब अपन क्यों ना एक बार ईएससी भी देख लें, क्योंकि मेरे दोस्त का प्रीलिम्स निकला था 19 वाला और वो मेंस लिखा था उस टाइम और फ्री था वो। तो ऐसे बोल रहे थे कि यार मेंस मेरा ठीक गया है, तो मैंने लगा मेरे को भी करनी है इसकी प्रिपरेशन। और मैंने ऐसे मजाक में कहा था, कोई सीरियस नोट पे नहीं था कि मेरे को करनी है। मैंने बोला यार मैं भी कर लेता हूँ, तो उसने बोला हाँ कर ले, कोई दिक्कत नहीं, जब तेरी 4-5 सब्जेक्ट गेट के हो ही गए हैं, टेक्निकल सेम है ही है, 1-2 सब्जेक्ट अलग अलग है और बाकी नॉन टेक का जो भी मटेरियल है वो मैं तुझे पार्सल कर दूंगा और तू प्रिपरेशन कर ले। क्लासेस लगाने का मन नहीं किया? हाँ, क्लासेस लगाने का मेरा इसलिए मन नहीं किया कि सर मैं अपने आप को जानता था, मेरे साथ ये ड्रॉबैक है एक कि मैं घर से बाहर निकलते ही मैं वापस उसी टाइप का बंदा बन जाऊंगा जिस टाइप का मैं था। तो मैंने ये सोच लिया था कि मुझे सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन घर पे रह के ही करनी है। इनको देखूंगा तो थोड़ा सा मोटिवेट हो जाऊंगा, अगर मैं बाहर निकल गया तो मैं उसी डायरेक्शन पे चला जाऊंगा। तो वो मेरे साथ एक कंस्ट्रेंट था बस। कई ऐसे दोस्त हैं मेरे जो कि घर पे नहीं पढ़ पाते कि भाई यार घर पे माहौल ऐसा नहीं बन पा रहा है भाई, दिन भर जैसे मान लो कोई छोटा कजिन वजिन आ गया भाई, वो पढ़ाई नहीं हो पा रही है तो उनको बाहर ही जाना पड़ता है। जैसे मेरा जो दोस्त है, एक है जिसने मेरे काफी सपोर्ट किया, वो बोलता है मैं घर पे नहीं पढ़ पाता, तो घर पे 2 या 3 दिन ही रुकता है, वो दिल्ली में ही प्रिपरेशन कर पाता है। तो ये सर सबके साथ अलग अलग है, किसी के साथ ऑनलाइन अच्छा है, किसी के साथ ऑफलाइन अच्छा है। और ऑनलाइन में से मेरे को ये एक एडेड एडवांटेज लगा कि आपका जब मन किया आपने तब देख लिया। आपके साथ ये फिक्स्ड बाउंडेशन है कि सुबह 7 बजे आपको 7 से 1 क्लास करनी है या क्या करना है, आपका जब मन किया कि अब मैं फ्री हूं तब मैं देख सकता हूं। और जैसे तुम बता रहे हो मैं 14 घंटे रेडी हो गया हूं, तो तुम क्योंकि क्लास में जाओगे तो शायद से तुम्हें 6 घंटे मिलेगा लेक्चर अटेंड करने। अगर तुम एकदम हाईली मोटिवेटेड हो तो तुम्हें तो ऑनलाइन ही सबसे बेस्ट है। ऑनलाइन, अब ऑनलाइन में ये भी है कि आप 1.25 स्पीड पे कर लो, 1.5 पे कर लो, जैसे जो सब्जेक्ट आसान है फास्ट कर लो, धीरे धीरे देख लो, पॉज कर लो, वापस बैक करके देख लो, कुछ चीज लिखनी है दोबारा नहीं समझ में आ रहा दोबारा वीडियो देख लो। तो वो मेरे साथ अच्छा लगा कि भाई मैं ऑनलाइन ही ले लूंगा, इनको भी देखता रहूंगा, मोटिवेशन भी लगा रहेगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 1 साल ज्यादा ही लगेगा मुझे। और मैंने कभी साल अपने आप को ये बाउंडेशन नहीं दी कि सर मुझे इसी साल में ही क्रैक करना है। मेरे टारगेट था कि मुझे गेट 2020 जो 20 वाला जो अगला टारगेट है वो करना है, अच्छी रैंक लेके आनी है। लेकिन मैंने कभी उसको हावी नहीं होने दिया अपने दिमाग पे कि अगर ये नहीं तो क्या ही होगा। फिर मैं ये सोच के आया था कोई बात नहीं, टाइम लगेगा, अगर 20 वाला नहीं तो 21 वाला ले लेंगे, 21 वाला नहीं तो 22 वाला ले लूंगा। सबसे ज्यादा फायदा होता है जो भी स्टूडेंट्स पहले अपने एकेडमिक्स में अच्छे नहीं होते ना इंजीनियरिंग में, वो ज्यादा अपने आप को प्रेशर में डालते नहीं है। वो बस चाहते हैं कुछ अच्छा हो जाए, कुछ अच्छा हो जाए, एकदम टॉप रैंकर बनना है, नहीं हुआ तो क्या होगा। उनके साथ पहले ही वर्स्ट सिचुएशन हो चुकी होती है, उससे वर्स्ट क्या ही होगा। मतलब आप एकदम लोएस्ट पॉइंट पे बैठे हो, इससे अगर कुछ होगा तो इससे अच्छा ही होगा, इससे बुरा तो नहीं होगा। ये देख लो। तो मैंने कभी इस चीज से कभी अपने आप को मतलब बाउंड नहीं किया कि यही गेट है मेरा या यही ईएससी है, इसी में ही कुछ करना है। नो डाउट आपके टारगेट रहते हैं कि अचीव करना है, बट कभी उस हिसाब से और एक चीज और मैं ये बताना चाहता हूँ कि सर कई बार क्या होता है कि अपन किसी एक एग्जाम से अपन अपने आप को जज करने लग जाते हैं। अब मैं अगर आपको ये और भी बता देता हूँ, बीच में एक चीज भी बताना चाहता हूँ, मेरी है ना कभी बार्क का रिटर्न नहीं निकला है, आज तक रिटर्न नहीं निकला है। रिटर्न जबकि आसान है। हाँ, जबकि मैं ईएस के इंटरव्यू तक गया हूं। मैं किसी भी अगर आप किसी बंदे को ये बताओगे तो बोलेगा यार निकल तो जाना चाहिए। मेरा आज तक स्टेट का जेई और एई हमारे स्टेट में वो नहीं निकले हैं मुझसे आज तक। यूपीपीसीएल मेरा एग्जाम नहीं निकला है असिस्टेंट इंजीनियर का, जो P19 में हुआ था। और ऐसे 20 या 30 एग्जाम है जो कि ईएससी से थोड़ा सा आसान है, मेरे से नहीं निकले हैं।
जबकि ईएसी निकल गया है। तो मैं एक चीज ये बताना चाहता हूं, जैसे कि किसी बंदे से एक दोस्त है मेरा, उसका एक दोस्त है, उसका कभी गेट में 2000 के अंदर अंदर रैंक नहीं आया है, लेकिन उसका भी बार्क में सिलेक्शन है, वो इंदौर में है वो। तो कभी किसी एक एग्जाम से आप अपने आप को जज मत करिए कि यार ये वाला एग्जाम नहीं निकला तो मेरा वो वाला एग्जाम नहीं निकलेगा। हाँ। हो सकता है जैसे आपका ईएसी नहीं निकल रहा है तो गेट निकल जाए, और हो सकता है गेट ना निकले आपका ईएसी निकल जाए। कई एग्जाम्पल हैं मेरे पास ऐसे। इसी साल अभी रिजल्ट आया है, एक लड़का है 28th रैंक है उसकी गेट में 1300 रैंक है, गेट में 1300 रैंक है, इंजीनियरिंग सर्विसेज में 20th रैंक ऑल इंडिया उसकी। किसी का बार्क निकल रहा है, किसी का इसरो निकल जाता है, बाकी एग्जाम्स नहीं निकल रहे हैं। हाँ। तो किसी एक एग्जाम पे आप ओरिएंट मत हुई कि यही मैं दिल पे लगा रहा हूं कि बस गेट ही करना है। भाई गेट नहीं हुआ, बार्क का ऑप्शन है, बार्क नहीं तो आजकल पीएसयूज जो है वो ऑनलाइन एग्जाम्स करवा ही रही हैं। हाँ। उसमें ऑप्शन ट्राई कर लो। स्टेट के ये जो एग्जाम है, स्टेट के एग्जाम्स भी बहुत सारे हाँ, लोग, स्टेट के एग्जाम्स मैंने कई बार ये देखा है कि स्टेट के एग्जाम्स को लोग काफी लाइट ले लेते हाँ। हैं, जबकि मुझे सच में वो बहुत अच्छी जॉब लगती है स्टेट हाँ। का। मेरा दोस्त है, एसडीओ है वो, सब डिविजनल ऑफिसर है, अभी स्टेट के थ्रू ही गया है वो। काफी अच्छी जॉब्स हैं वो। मतलब लोग सिर्फ, मैंने ये देखा है कि सिर्फ गेट, 100, हाँ, PSU। गेट पीएसयू 100 रैंक। अब आपने देखा है कि गेट में सिर्फ 100 या 150 रैंक वालों का ही हो रहा है। अब जिसकी 500 रैंक आई है वो अपने आप को जज कर लेता है कि यार मेरा तो नहीं हो रहा है, इसका मतलब है वो क्या करता है, इसी 500 रैंक की डिमोटिवेशन के हिसाब से अपने स्टेट के एग्जाम्स भी खराब कर लेता है। ये सबसे गलत है। और मैंने कभी, और आप अपनी प्रोफाइल को जितना डाइवर्स रखोगे ना, मुझे लगता है वो बेस्ट चीज है। कि आप कभी ये मत सोचिए कि बस मुझे गेट क्रैक करना है, इंजीनियरिंग सर्विसेज क्रैक करना है, या एसएससी क्रैक करना है। आप ये सोचो ना कि यार मैं एक बार सभी ट्राई कर लेता हूं ना कहीं तो हो ही जाएगा। नॉलेज अगर आपके पास है एक बार, तो आप कोई भी एग्जाम क्रैक कर लोगे। और ये मेरे पापा ने मेरे को एक बार ये बोली थी, जब मैं अपनी 19 का गेट दिया था, जब मैं 2020 की प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाला था, तो मैंने बोला था पापा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो उन्होंने बोला था कि बेटा एक बार तू नॉलेज ले ले, एग्जाम खुद ब खुद निकलती जाएंगी तेरी। हो सकता है गेट ना निकले। जो सारे एग्जाम लिखने का डिसीजन तब लिया जब तुम्हारा मेंस का सिलेबस हो चुका था। हाँ हाँ हाँ। तो सबसे पहले लोगों को ये बता दो कि हाँ। पहले सिलेबस अच्छे से करो, हाँ, ये तभी तुम सारे एग्जाम्स में खेल सकते हो। अपन ये क्या सोचते हैं, 2 महीने की प्रिपरेशन करी, भाई मेरे गेट में होगा कि नहीं होगा, मेरा ईएसी में होगा। एक बार, अगर मैं लिटरली बता रहा हूं, अगर एक बार आपने पूरा सिलेबस खत्म कर लिया ना, मैं आपको ये गारंटी नहीं दे सकता कि आपके गेट में होगा, लेकिन आप जहां ए पॉइंट पे आप है ना, आप बी पॉइंट पे चले जाओगे। हो सकता है आपको ड्रीम जॉब, अगर आपकी ईएससी है वो ना मिले, लेकिन आपको पीएसयू मिल जाएगा, आपको जॉब मिल जाएगी, ये गारंटी है। लेकिन आप एक बार कोर्स तो पूरा तो खत्म करो। क्या करते हैं, 12 सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट पढ़े, बाकी अरे भाई ये तो 2 नंबर का आने वाला है, इसको छोड़ ही देते हैं, 100 में से 2 नंबर चले गए, 98 का पेपर अटेम्प्ट कर लूंगा मैं। इसी का डिसएडवांटेज मैं आज तक भुगत रहा हूं। 2 बार इसी का मैं आपको बताता हूं। हमारे इंजीनियरिंग सर्विसेज में सर सब्जेक्ट होते हैं टेक्निकल, गेट के टेक्निकल के अलावा 3 सब्जेक्ट और होते हैं, कंप्यूटर फंडामेंटल, कम्युनिकेशन और मटेरियल साइंस है। अब मैंने मटेरियल साइंस, वो तो जीएस में भी आता है, जीएस पेपर 1 में भी आता है, तो वो मैंने तैयार कर लिया है। कम्युनिकेशन हमारे सिग्नल से ही रिलेटेड होता है, तो मैंने कम्युनिकेशन में तैयार कर लिया। मैंने कभी कंप्यूटर फंडामेंटल आज तक नहीं पढ़ा है, क्योंकि मेरे पॉइंटर भी बहुत कम थे, मेरा कभी इंटरेस्ट भी नहीं था उसमें। उस चीज का मैं आपको डिसएडवांटेज बताता हूं। मेरे को आज तक मेरे 2 इंजीनियरिंग सर्विसेज मैंने दिए हैं और मैं इंटरव्यू से बाहर निकला हूं। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज उसका ये है कि उसके 12 या 13 सवाल आते हैं कंप्यूटर फंडामेंटल के प्रीलिम्स में। मतलब 24 या 26 नंबर, मतलब 25 नंबर के राउंड वो आता है। मैं कभी भी उसकी पेपर करके नहीं जाता। 150 क्वेश्चंस आते हैं हमारे पेपर 2 में, टेक्निकल में। मेरे लिए वो पेपर जो रहते हैं ना, वो 135 सवालों का ही होता है। तो आपने अपनी डोमेन पहले से कंस्ट्रेंट कर ली है, और हो सकता है उस सब्जेक्ट में आसान क्वेश्चन है। बस यही सबसे, अपन क्या करते हैं कि मैंने मशीन्स अच्छे से प्रिपेयर की, पता चला मशीन्स ने मेरे को धोखा दे दिया। पावर सिस्टम के काफी टफ क्वेश्चंस आ गए हैं, और मैं जो अब सॉलिड मान रहा हूं कि मेरा नेटवर्क अच्छा है, मेरा कंट्रोल अच्छा है, और मैं सोच रहा हूं कि इनमें मैं मचा दूंगा, पता चले 2-3 अच्छे क्वेश्चंस आ गए और आप नहीं कर पाए, और उधर कंप्यूटर आपका आसान आ गया और आपका वो तैयारी नहीं है। इस चीज का मेरे को डिसएडवांटेज प्रीलिम्स में भी हुआ। मेंस में, हमारे मेंस में 2 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एक होता है कंपलसरी क्वेश्चंस, फर्स्ट और 5th क्वेश्चन कंपलसरी होता है, तो वो तो करना ही करना है, और बाकी क्वेश्चंस अपने आप को सेलेक्ट करने होते हैं। 8 में से 5 ही क्वेश्चन करने होते हैं। इस बार इन्होंने क्या किया था, 2 क्वेश्चन कंपलसरी में डाल दिए थे। हमेशा एक ही क्वेश्चन आता है कंप्यूटर का, इन्होंने 2 कंपलसरी में डाल। 24 नंबर तो मेरे वैसे ही चले गए हैं, क्योंकि कंप्यूटर आता ही नहीं, क्योंकि मैंने पढ़ा ही नहीं है। जबकि सिर्फ वो एक नॉर्मल सा प्रोग्राम है, अगर आपने अपनी फर्स्ट सेमेस्टर में भी अगर पढ़ा है ना, वो आप प्रोग्राम लिख सकते हो। तो 12 नंबर आपके वहीं कट गए हैं, आप गेम से पहले ही बाहर चले गए। और आजकल नेक टू नेक कंपटीशन चल रहा है। हाँ। हर मतलब 0.1 मार्क्स पे भी आजकल रैंक इतनी स्विच कर रही है। उस स्टेज में आप किसी भी एक सब्जेक्ट के साथ रिस्क भी नहीं ले सकते आप, जब तक तुम सारे सब्जेक्ट में बाकी में 100% श्योर नहीं। अपन क्या करते हैं, अब जैसे नेटवर्क, हमारे काफी एक आसान सब्जेक्ट है नेटवर्क और कंट्रोल, उसको हम दिल से लगा लेते हैं। मेरी भी आदत है, सबसे पहले अगर खोलना, भाई नेटवर्क कंट्रोल कर लेते हैं भाई।
वो सबसे गलत एटीट्यूड। और अपन क्या करें, कंप्यूटर को मैं छोड़ रहा हूं, नेटवर्क कंट्रोल में ही एक्सेल कर रहा हूं, जबकि कितने लेके चले जाओगे भाई उसको, उसके सवाल वही कन्फाइंड ही हैं। तुम्हें मजा आ रहा है? हाँ बस मजा आ रहा है बस, मतलब आप एक अलग ही हाइपोथेटिकल सिचुएशन में जी रहे हो कि अबे मजा आ रहा है मैं कर लूंगा। नहीं भाई, तू कंप्यूटर पढ़ कम से कम एक बार, उसमें अच्छा कर। अगर तू उसको 50% भी कर लिया ना तो 15 में से 5 सवाल बना लेगा। कंट्रोल और नेटवर्क तेरे को आते हैं, वो उतने ही आएंगे। गेट में भी इंपॉर्टेंट हाँ है। गेट, ये एटीट्यूड बहुत है। जैसे हमारे एक सब्जेक्ट होता है एनालॉग, काफी थोड़ा सा टफ होता है वो, ईसी इलेक्ट्रॉनिक्स का सब्जेक्ट है, वो छोड़ देते हैं उसे। वो कई बार 4 या 5 नंबर का आता है उसके, कई बार तो इस बार तो काफी आसान सवाल आया था, छोड़ दिया। मेरा एक दोस्त है, उसने इलेक्ट्रिकल छोड़ में दिया। आसानी हाँ, आते हैं। हाँ इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रॉनिक्स के सवाल आसान ही आते हैं, छोड़ देते हैं उसे। एनालॉग नहीं समझ में आ रहा, छोड़ दिया है। और नेटवर्क कंट्रोल पे रिसर्च ही कर दी, जैसे किताब ही छाप दी इन्होंने। तो वो एक एटीट्यूड बहुत गलत है कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, गेट, ईएससी, एसएससी, आप किसी भी सब्जेक्ट को लाइटली मत लेके जाइए। जैसे एसएससी में हमारे एक सब्जेक्ट आता है इल्यूमिनेशन, इस टाइप का एक सब्जेक्ट आता है, वो भी मैं नहीं पढ़ के आता कि ना गेट में, ईएस में उसके भी सवाल आते हैं, वायरिंग के सवाल आते हैं। मेरे को एसएससी में, मेरे को इसी वजह से मेरे नंबर कम थे। हालांकि रैंक तो आ गई लेकिन नंबर मेरे कम इसी वजह से। वायरिंग पढ़ के जानी होती कि घर में कौन कौन सी टाइप की वायरिंग होती, क्लीट वायरिंग, कुंडित वायरिंग, हम छोड़ दिए। उसकी वजह से आपके 2 या 3 नंबर आप पीछे चले जाओगे। सिलेबस आप सबसे पहले अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मेरा सर ये मानना है, 3 एग्जाम्स मैंने दिए हैं, आप सबसे पहले सिलेबस का प्रिंट आउट लीजिए, सिलेबस को आप पूरा का पूरा पढ़िए और पूरे सिलेबस को कवर कीजिए। एक बार अगर आपने पूरा सिलेबस कवर कर लिया है ना, उसके बाद नो डाउट आप एग्जाम तो निकाल लोगे, इतना तो श्योर हूं मैं। 4 साल का एक्सपीरियंस है मेरे पास इस फील्ड में। ये नहीं गारंटी दे सकता कि आप गेट की सोच के आए तो गेट ही निकालोगे, कुछ ना कुछ, लेकिन आप गेट, बार की सुर, कितनी एग्जाम से आप कुछ ना कुछ निकाल लोगे। मुझे अभी ये भी जानना है कि अभी तुम पूरे अलग टाइप के इंसान बन गए हो, तो तुम्हारे दोस्त तुम्हें किस तरह से देखते हैं? अब वो ये है कि ये जरूर पूछते रहते हैं कि भाई कैसे कर रहा है। स्कूल के दोस्त, कॉलेज के दोस्त? हाँ, तो स्कूल वाले दोस्तों को कॉलेज में जैसा मैं बदला, जैसे स्कूल में काफी पढ़ने वाला बच्चा था, कॉलेज में जैसे मैं गया और जैसे किया मैंने, उनको कभी ट्रस्ट नहीं होता कि भाई तो कॉलेज में ऐसा हो गया होगा। कॉलेज वालों को अभी आज में ये ट्रस्ट नहीं होता है कि भाई तू इतना बदल गया होगा क्या। हर कोई पूछ रहा भाई तू कैसे ही पढ़ लेता था भाई, 10-12 घंटे कैसे कर लेता है। झूठ तो नहीं बोल रहे? हाँ झूठ तो नहीं बोल रहे हैं ना। कई जो लोग जो कॉलेज में अवॉइड करते थे कि अरे इसका तो क्या ही है, खैर छोड़ो, वो भाई थोड़े डाउट वाउट बता दे क्या है क्या नहीं है। तो अब वो तो चलो ठीक है, आप किसी को शो ऑफ करने के लिए नहीं कर रहे हो, बट ये कि एटीट्यूड बदल जाता है लोगों का देखने का, क्योंकि आपने मेहनत करी, नो डाउट, हर कोई एक्नॉलेज करता है उसको, तो वो एक अच्छी चीज लगती है मुझे। और तुम क्या कहना चाहते हो? जैसे ऐसे फेज में से मैं भी निकला हूँ, पर मुझे बाद में रियलाइज हुआ है कि हमने जो भी अभी तक पास्ट में अचीवमेंट किया है उसका रिजल्ट आज हम फेस कर रहे हैं, पर आगे जो हम अचीव करने वाले हैं वो पास्ट के बेसिस पे नहीं, अभी हम जो एक्शंस लेंगे उसी पे टोटली डिपेंडेंट है। जैसे गेट, ईएससी एग्जाम्स, यूनिवर्सिटी का टॉपर भी अगर कोई होगा तो भी उसकी कोई गारंटी नहीं गेट में रैंकर बनने वाला है। मेरे साथ तो है एग्जाम्पल, मेरी कॉलेज के कई बच्चे जो टॉपर हैं जो नहीं कर पाए हैं, और हम तो क्या थे वो तो पता ही है। जो हमारी जो क्लास के जो टॉपर जो थे, जिनके अच्छे अच्छे पॉइंटर आते थे, वो नहीं कर पाए हैं। और हम जो 7 या 7.5 पॉइंटर वाले थे, मेरा एक दोस्त है उसके 6.5 पॉइंटर थे, उसकी स्टेट में 48 रैंक आई है। हम दोनों को हर कोई ये कहता था कि ये तो खत्म है। तो कॉलेज वाले, मुझे नहीं लगता कि कोई किसी चीज का किसी चीज से लिंक रहता है। हाँ। आपको जब लगा कि हाँ यार आज मुझे अब करना है और सोच लिया है, फिर आप पीछे मुड़ के मत देखो। और ये सोचने वाला एटीट्यूड ना मेरे हिसाब से उन्हीं लोगों में आ सकता है जिन्होंने बहुत मजे मार लिए हैं। हाँ। तो उन्हें अभी पता होता है कि अरे यार इसमें भी कुछ ज्यादा कुछ रखा नहीं है, अभी शायद से मुझे ज्यादा सक्सेसफुल होकर और मजे कर सकता हूँ। मतलब मेरे को ये लगने लग गया था जब मैं चेन्नई में था कि भाई मैं पार्टी वार्टी कितने ही दिन करूंगा। हाँ। भाई 23 का हो गया हूँ, 24 तक कर लूंगा, 25, 26, 27, एक टाइम पे आपको आके ये चीजें बंद ही करनी पड़ेंगी। तो जो चीज आपके साथ लॉन्ग टाइम नहीं रहेगी, आप उसे क्यों एंटरटेन कर रहे हो? आप उस चीज को एंटरटेन कर रहे हो ना जो कि आपकी लाइफ में 20 या 30 साल तक इंपैक्ट करेगी, वो है आपका करियर। लाइफ लॉन्ग आपको वही इंपैक्ट करेगा, तो आप उस चीज पे फोकस करो ना कम से कम। क्योंकि करियर और फैमिली, ये 2 ही चीजें जो आपके साथ लाइफ लॉन्ग रहेंगी, बाकी किसी चीज की कोई गारंटी नहीं है। तो आप उन्हीं चीज पे अगर फोकस नहीं कर रहे हो, मैं उन चीजों पे कभी फोकस नहीं किया था इससे पहले। उसके बाद जब मुझे रियलाइजेशन होने लग गया कि हाँ यार मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेरा करियर जो है, तो उसके बाद मुझे लगा कि हाँ करना ही है, तो फिर पीछे मुड़ के मत देखो। क्योंकि सर मैं ये मानता हूं कि सक्सेस अचीव करना बहुत बड़ी चीज नहीं होती। आप राइट ट्रैक पे चल रहे हैं, वो बहुत बड़ी सक्सेस है मेरे लिए। तो सक्सेस नो डाउट आपको आज मिल जाए, कल मिल जाए, 1 साल बाद मिल जाए, बट आप राइट ट्रैक पे चल रहे हो, दैट्स इंपॉर्टेंट। सक्सेस मैं नहीं मानता कि कोई बहुत बड़ी चीज है। वो आज है, 10 दिन लोग भूल जाते हैं, उसके बाद 15 दिन वो फेड होने लग जाएगी। अब जैसे उस टाइम मेरे एनआईटी में जो भी मार्क्स आए थे, जेईई मेंस में, आईआईटी में मेरा हुआ था, वो एक मोमेंट पे रहती है खुशी। अब मुझे उस चीज की कोई खुशी ही नहीं है कि भाई कुछ ऐसा हुआ था, कि वो फेड अप हो चुकी है सारी चीजें। बट मैं ये मानता हूँ कि अगर आप राइट ट्रैक पे चल रहे हैं ना, तो वो सबसे बेस्ट चीज है, सच बता रहा हूं मैं।
आप किसी एग्जाम को क्रैक करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपनी लाइफ में सही ट्रैक पे रहें। और रियलाइजेशन हाँ हो हाँ कि आप सही हैं कि हाँ क्या सही है क्या गलत है। क्योंकि एग्जाम आप गेट 2022 अगर नहीं कर पाए तो 23 कर ले भाई, 24 कर ले, कोई ना कोई एग्जाम लेकिन अगर आप राइट ट्रैक पे हैं तो अब मैं ठीक है मैं आईएएस ऑफिसर बन भी गया 1% मान लो, और अगर मेरा एटीट्यूड सही नहीं है तो क्या ही मतलब उसका। और बजाय कि आप एक नॉर्मल स्टेट के सिर्फ जूनियर इंजीनियर हैं लेकिन आपका लाइफ को लेके एटीट्यूड अच्छा है, आप सही ट्रैक पे हैं, मुझे वो इंसान ज्यादा सही लगता है बजाय कि कोई एक बड़ी पोस्ट पे है और उसका लाइफ को लेके या फिर उसका ट्रैक ही गलत है। और मेरे हिसाब से ये जो भी फेलियर्स होते हैं ना वो अर्ली एज में होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कोई अगर अपने कॉलेज के टाइम पे बहुत अच्छा है पर अगर वो इंजीनियरिंग की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रिपरेशन करने आया और तब बिगड़ जाए, हाँ तब हाँ तब प्रॉब्लम है। हाँ तब बहुत ज्यादा, या फिर वो जॉब में लग जाने के बाद बिगड़ जाए। तो कैसा था कि फिर हमें जैसे दादी माँ भी तुम बच्चे थे तब तक तुम्हें बताने जैसे था, एक बार तुम एक एज में पहुंच जाते तो तुम्हें लोग सजेशन देना नहीं चाहते। नहीं चाहते। हाँ जितना जल्दी तुम प्रॉब्लम्स में फंसोगे उतना जल्दी तुम रियलाइज करोगे क्या सही है मेरे लिए, उतना जल्दी तुम इम्प्रूव कर सकते हो। तो मेरे घर वालों ने बस यही बोला था कि तू एक्सपीरियंस कर, तुझे खुद ही रियलाइज हो जाएगा बजाय कि हम बताएं तुझे। तो देख देख के हो सकता है कि वो शायद जानबूझ के दिखा रहे हैं जो भी है, बट उनको देख के रियलाइजेशन हो गया था कि अपना जो ट्रैक है वो गलत है, सही ट्रैक पे ले आओ ज्यादा बेहतर है। अभी नहीं तो किसी एक टाइम पे तो लेके आना पड़ेगा, जितना जल्दी उतना जल्दी जाग जाओ तो ज्यादा बेहतर है। और क्या है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अब मेरी इतनी जर्नी खराब रही, मतलब 19 से मुझे इतना साल लग गया, वो सिर्फ यही बदौलत है कि कॉलेज में काफी अच्छा नहीं किया। तो अगर कोई बच्चा जैसे तैयारी करने वाला है, इफ इन केस अगर उसे तैयारी करनी है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप कॉलेज लाइफ एंजॉय मत करो, लेकिन इस टाइप से भी एंजॉय मत करो जिस टाइप से हमने करी है। आप लाइफ को लेके सीरियस भी रहो, आप कॉलेज लाइफ में मतलब आप जिस दोनों चीजें कर सकते हैं। हाँ दोनों चीजें आप आराम से कर सकते हैं। कॉलेज में कितना टाइम होता है, मतलब मैं अगर देखता हूं तो कि कॉलेज में आपका सैटरडे संडे ऑफ रहता है, बाकी टाइम भी कुछ नहीं, एक दिन लैब है, 1 घंटे लैब जाके आप आ गए हैं। तो मतलब आप जिस मोमेंट, मैं ये मानता हूँ आप जिस मोमेंट में है ना उस मोमेंट को एंजॉय करिए। आप कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं, आप लिटरली आप पढ़ाई को दीजिए 2-3 घंटे, आपको स्पोर्ट्स करना है, एक्स्ट्रा करिकुलर खूब टाइम होता है, आप कॉलेज में अपना होलिस्टिक डेवलपमेंट कर सकते हैं बजाय कि सिर्फ एक पढ़ने वाला बच्चा या सिर्फ एक बर्बाद होने वाला बच्चा की बजाय आप एक मीडियम टाइप का भी रास्ता ले सकते हैं कि भाई मैं पढ़ता भी हूँ और मैं थोड़ा एंजॉय भी कर लेता हूँ, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। तो उसमें आपको कम टाइम लगेगा बजाय कि आपको फिर 3-4 साल और लगे। क्योंकि एक स्टेटमेंट है सर एनवायरमेंट में हम पढ़ते हैं कि नथिंग इज जस्ट लाइक ए फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड। आपको पैसा पे करना ही पड़ेगा। नथिंग इज जस्ट लाइक ए फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड, यू हैव टू पे फॉर इट। तो आप कॉलेज में पढ़ लो, आपको बाद में टाइम नहीं लगेगा, आप कॉलेज में एंजॉय कर लो, बाद में आपको मतलब कहीं ना कहीं आपको हर चीज का पे करना ही करना पड़ेगा। आपने पहले मस्ती करी है उसका पे करना पड़ेगा आपको बाद में, आपने पहले पढ़ाई करी है तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा। तो जब आप जितना जल्दी कर सकते हैं उतना जल्दी बेहतर है बस। तो तुम वह कहना चाहते हो कि मैंने ऐसा किया है पर इससे भी बेटर है। मैं ये कह रहा हूं कि ये कोई ना करे। मैंने स्टोरी ये बताई है 2 लोगों के लिए बताई कि जो अगर नहीं करना चाहता वो ये है कि वो ना ही करे इस चीज में, और उसे जितना जल्दी वो डिसीजन ले ले, जितना जल्दी वो सेल्फ कॉन्शियस हो जाए वो ज्यादा बेहतर है। और चलो ठीक है कि कॉलेज लाइफ जिसकी अच्छी नहीं रही है, होती कई इंजीनियरिंग लाइफ इतनी अच्छी नहीं होती, 4 साल अपन चिली करते हैं, तो वो भी ये ना सोचे कि भाई अब मेरे पास कुछ ऑप्शंस बचे ही नहीं। क्या आप एक बार सोच लिया है आप बस लग जाइए। और सर मैंने 3 एग्जाम्स दिए हैं, एसएससी, ईएससी और गेट। मुझे इन तीनों एग्जाम्स में कभी ऐसा नहीं लगा कि आपका आईक्यू चेक हो रहा है। ये तीनों एग्जाम सिर्फ और सिर्फ मेहनत पे डिपेंड कर रही हैं, टाइम तुम दे सकते हो। बस मैं सच बता रहा हूं 3 एग्जाम्स ऐसी हैं। इन तीनों एग्जाम्स में हो सकता है सिविल सर्विसेज वाली जो एग्जाम है यूपीएससी, उसमें हो सकता है आईक्यू चेक होता होगा, मुझे कोई उसका आइडिया नहीं है। लेकिन इन 3 एग्जाम्स में मैं आपको गारंटी के साथ लिख के दे सकता हूं कि इन 3 एग्जाम में आपका आईक्यू चेक नहीं होता है। यहां पे सिर्फ आपका ये है कि कौन बंदा 12 घंटे दे रहा है, यहां पे 10 घंटे वाला जो लड़का है वो 8 वाले से ज्यादा आगे चला ही जाएगा। बस ये फैक्ट है ये चीज। मतलब 10 घंटे मतलब तुम कॉन्सेंट्रेशन के साथ, खुद से ईमानदारी से, खुद की ईमानदारी के साथ। और मतलब ये है कि एक जिसको नहीं कहते हैं कंसिस्टेंसी। सर मेरे साथ कंसिस्टेंसी थी, मतलब मेरे साथ ये फिक्स था कि मुझे 8:15 पे उठना है तो उठना ही है। पूरा साल वो रहा है, मतलब कभी चीट डे नहीं आया मेरा। ये देख लो, कभी पढ़ाई के टाइम मैंने कभी चीट नहीं किया कि आज 2 दिन चिली विल कर लेते हैं। मेरा ये रहता था कि हाँ ये एग्जाम दिया है मैंने आज, जैसे कि 6 महीने प्रीलिम्स की तैयारी करी मैंने, अब 2 दिन मैं चिल करूंगा। 2 दिन मेरा फोन ही बंद रहता है, कोई फोन वोन नहीं कर सकता। मैं 2 दिन चिल कर रहा हूं, फिर उसके बाद मैं 6 महीने पूरा अंडरग्राउंड रहूंगा, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। फिर मैंने मेंस दिया इंजीनियरिंग सर्विसेज का, फिर मैं 2 दिन या 3 दिन अपना चिल करूंगा, गुरुग्राम में आऊंगा, अपने सीनियर्स के साथ आऊंगा, मैं यहाँ पे क्लब लब जाऊंगा। उसके बाद 3 दिन बाद मैं पूरा सोशली कट ऑफ हो जाऊंगा, और फिर मैं 6 महीने के बाद गेट की एग्जाम तैयारी करूंगा वापस उस टाइप से। मतलब मैं अपने आप को सेल्फ रिवॉर्ड भी कर लेता था। मुझे लगता है ठीक भी है कि हाँ आप 6 महीने के लिए आपको लगता है कि अभी नहीं भाई 6 महीने बाद अपन वहां जाएंगे, 2 दिन के लिए चिल करेंगे, अभी अपन खूब सारा पढ़ लेते हैं।
थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। तुमने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है, और स्पेशली कैसा होता है कि बाउंस बैक करना डिफ़िकल्ट बन जाता है, क्योंकि हमारा एक मानना होता है कि अब मैं शायद से वो कैटेगरी का इंसान रहा ही नहीं हूँ जो पढ़ाई करता है। जैसे मैं भी ऐसे ही सोचता था, क्योंकि मेरे भी 60% मेरे 60% ग्रेस मार्क्स मिलने के बाद हुए थे, ठीक है। तो मैं भी सोचता था तब कि शायद से वो टाइम चला गया है कि मैं पढ़ाई में अच्छा इंसान रहा हूँ। मेरे भी 81% 12th में थे, उससे डायरेक्ट 60% भी नहीं आ रहे, अलग ही डायरेक्शन में था। फिर बाद में मैं क्लासेस ज्वाइन करने के बाद, टीचर्स लोग की स्टोरी सुनने के बाद मैं मोटिवेटेड हुआ था, और तभी जब भी मोटिवेटेड मैं हुआ था तो वो देखा नहीं जा रहा था सब लोग से, क्योंकि आप अचानक से जब भी, हमारे जैसे लोग कैसे होते हैं कि जो भी काम कर रहे हैं उसी में पूरा लग जाते हैं, जैसे हमें मजा करने जब भी अच्छा लगा तो वो ही सिर्फ कर रहे थे। हाँ सर, यही चीज है ना, मेरा ये एक हमेशा से रहा है कि आप जिस चीज को कर रहे हो ना उसमें एक्सेल कर लो बस। आप यहाँ पे चिल करने आए हो, आप 2 दिन एकदम वही करो, आप 2 दिन काम पे हो, आप सिर्फ वो करो। आप 4 दिन पढ़ाई कर रहे हो, आप सिर्फ 4 दिन वो करो। अगर आप जिम कर रहे हो 2 दिन, तो आप सिर्फ वो करो। मतलब जिस चीज में आप हो, आप प्रेजेंट को जीना सीख लो, बेस्ट है। तो लोग हैरान हो गए थे कि इतना कैसा ये मोटिवेटेड हो गया है, क्योंकि मैं अपने दोस्त के साथ ही गया था तो देख नहीं पा रहा था कि, क्योंकि मैं उससे ज़्यादा मन लगा के पढ़ाई करने लगा था, क्योंकि मैं मोटिवेटेड हो गया था। गेट एग्जाम, मतलब गेट एग्जाम ही करना है। आईआईटी बॉम्बे मेरे घर के सामने ही है, तो आईआईटी बॉम्बे में ही जाना है। तो तुम्हारी स्टोरी सुन सुन के मुझे भी अपने स्टोरीज याद आ रहे थे। हाँ, मैं भी घर वालों को देख के मोटिवेटेड होता हूँ। लोग मुझे पूछते हैं कि सर मुझे मोटिवेशन नहीं आता है गेट एग्जाम का प्रिपरेशन करने का, मुझे मोटिवेट करो, मुझे मोटिवेट करो। तो मैं उन्हें यही बात बताता हूँ कि तुम्हारे घर वाले हर दिन सुबह उठ के काम पे जाते हैं और उतने ही मोटिवेशन के साथ जाते हैं। उन्हें कोई मोटिवेशनल वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो जा रहे हैं काम, क्योंकि वो ड्यूटी मानते हैं कि आज अगर मैं काम पे नहीं जाऊंगा तो शायद से मेरा बेटा आज घर पे पढ़ नहीं पाएगा। ठीक है, जब भी तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे अपनी लाइफ की, अपनी फैमिली की, तुम ऑटोमेटिकली मोटिवेशन से ऊपर उठ जाओगे। मुझे खुशी हुई तुम्हें बुला के, और तुम्हारे जैसे लोगों को देख कर और लोग मोटिवेट हो गए। तो तुम इंस्टाग्राम पे हो ना? हाँ सर। तो इनका भी इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, मेरा भी इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। और अगर आप भी गेट एग्ज़ाम या फिर ईएसी एग्ज़ाम का कोचिंग लेना चाहते हो तो एस एकेडमी के रिकॉर्डेड वीडियोस मैं प्रीफर करता हूँ। लाइव भी अवेलेबल है, ऑफलाइन भी अवेलेबल है, पर मेरे हिसाब से मेरे फेवरेट रिकॉर्डेड है, क्योंकि तुम अपना टाइम टेबल खुद बना सकते हो, अपने स्पीड से खुद चल सकते हो। कुछ समझ में नहीं आया तो वापस से पीछे जाकर वापस से देख सकते हो। तो एक बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन हो सकती है। और इसमें एक चीज सर मैं और जोड़ देता हूँ, एस का जो मेंस का जो मटेरियल जो था वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज थी। एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको किसी ने हैदराबाद से इतना बड़ा पार्सल भेजा है, 12-13 किताबें हैं उसमें, और पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट। वीडियो रिकॉर्डेड भी मेरे पूरे फ्री ऑफ कॉस्ट थे। उस टाइम 2020 की जो मैंने मेंस की प्रिपरेशन करी है, 21 की भी मैंने वापस फ्री ऑफ कॉस्ट ले लिया था क्योंकि मेरा प्री निकल गया था। वो जो मेंस की जो प्रिपरेशन जो थी वो मेरे लिए बहुत काम आई थी, तो उसके लिए तो मैं इसका हमेशा से ही मतलब वो रहूंगा। और फ्री ऑफ कॉस्ट था तो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज हो गई थी। क्योंकि जो भी प्रीलिम्स क्रैक करते हैं उन्हें एस फ्री में कोचिंग देता है ईएसी के लिए। तो अगर तुम प्री निकाल रहे हो तो तुम भी एस एकेडमी से पढ़ ही सकते हो। तो इतना ही था इस वीडियो में, हम फिर मिलेंगे किसी वीडियो के साथ। टिल देन